स्टूडेंट्स, तो आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन और वी कैन से इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले मैं एक बार प्रीवियस क्लास में अगर अपन बात करते हैं तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज E is equals to 2kP upon RQ। ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था वो आया था E is equals to 2kP upon RQ और वी कैन से 2kP upon XQ। R और X दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया जिसके A बिंदु पर -q आवेश है, B बिंदु पर +q आवेश है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, अर्थात AB बराबर 2a। मध्य बिंदु की हम बात करेंगे तो ये मध्य बिंदु हमने मान लिया कितना है, O। चूंकि ये मध्य बिंदु O है अर्थात A बिंदु से O बिंदु की दूरी a है और O बिंदु से B बिंदु की दूरी भी a है, अर्थात हम कह सकते हैं कि OA बराबर OB जो कि कितनी है, a। ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको आपने लिखा E-q, इसकी दिशा किधर होगी, आवेश की ओर। इसी प्रकार +B +q आवेश के कारण P बिंदु पर ये कितनी है, E+q, इसकी दिशा आवेश से दूर। तो इस प्रकार हमने आरेखीय चित्र का निर्माण कर लिया। आगे हम देखते हैं तो यहाँ की जो थ्योरी लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर -q आवेश रखा है तथा B बिंदु पर +q आवेश रखा है। मध्य बिंदु O है अर्थात -q आवेश और +q आवेश के मध्य की दूरी AB जो कि 2a है, जबकि OA बराबर OB बराबर a है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। अतः -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E-q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R²। R क्या है, A से P बिंदु की दूरी जो कि कितनी है, AP²। समीकरण नंबर 1। +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगा E+q इज इक्वल टू KQ अपॉन, अब +q आवेश B बिंदु पर रखना है तो B बिंदु से P बिंदु की दूरी लिख देंगे BP²। समीकरण नंबर 2। अब हमारे को मान ज्ञात करना है, किस का मान ज्ञात करना है, AP और BP का। वो मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि चूंकि त्रिभुज, यहाँ दो त्रिभुज है OAP
वह त्रिभुज OBP समरूप है। अतः AP बराबर इसके होगा BP के, तथा हम ये भी लिख सकते हैं कि AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। त्रिभुज OBP से आप कोई सा भी एक त्रिभुज ले सकते हैं, OAP भी ले सकते हैं, OBP भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस इक्वेशन का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण OBP का कर्ण क्या है? BP। तो आप यहां क्या लिखेंगे? BP स्क्वायर बराबर लंब क्या है? OP प्लस आधार OB स्क्वायर। आप यहां देखेंगे कि जो OP है, OP की वैल्यू कितनी है? R। तो यहां मान लिखेंगे, BP का मान हमारे को ज्ञात करना है, तो BP स्क्वायर इज इक्वल टू OP का मान आप देखिए वहां कितना है? R है, तो आप यहां लिख देंगे R स्क्वायर प्लस OB का मान कितना दे रखा है? A दे रखा है, तो यहां लिख देंगे A स्क्वायर। क्योंकि AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, तो मान कितना हो गया? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अतः समीकरण 1 व 2 से यहां हम देखेंगे कि दोनों का मान समान है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। इसलिए हम यहां पर इसके परिमाण की बात करेंगे, तो E प्लस Q बराबर होगा E माइनस Q के। कितना होगा? K की जगह K लिखेंगे, Q की जगह Q लिखेंगे। चूंकि AP स्क्वायर बराबर है BP स्क्वायर के, तो दोनों की वैल्यू क्या लिख दी गई? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको आपने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। इसके आगे हम देखते हैं कि यहां ये थीटा कोण पर है, तो यहां E माइनस Q व E प्लस Q दोनों ही ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटकों में विभाजित हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, तो यहां आप देखेंगे कि इस तरह से ये क्षैतिज घटक होगा और ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो यहां ये E माइनस Q है, तो इसके ये तो होगा लंबवत घटक, जिसको ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे E माइनस Q sin थीटा, जबकि जो इस दिशा में होगा वो होगा E प्लस Q sin थीटा। अब चूंकि E प्लस Q और E माइनस Q दोनों के लिए क्षैतिज घटक की बात करेंगे, तो यहां तो होगा E प्लस Q cos थीटा, जबकि E माइनस Q cos थीटा। अब इस चित्र से हम देख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक दोनों के समान होने के कारण व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे E प्लस Q व E माइनस Q को घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक E प्लस Q sin थीटा व E माइनस Q sin थीटा परस्पर समान व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है अर्थात क्षैतिज घटक है, जबकि आप यहां लिखेंगे क्षैतिज घटक E माइनस Q cos थीटा व E प्लस
प्लस क्यू cos थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः तो इसके आगे हम देखेंगे जब ये जुड़ेंगे तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। E यहां हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल एक्सिस की, तो हमने यहां लिख दिया E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू cos थीटा प्लस ऐड होंगे तो E माइनस क्यू cos थीटा, क्योंकि E प्लस क्यू का परिमाण बराबर है E माइनस क्यू के। अतः ये किस प्रकार लिखा जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद हम इसका मान लिख देंगे cos थीटा। यहां से हम मान लिखेंगे समीकरण 3 से, तो यहां हम समीकरण 3 से इसका मान लिखें E इक्वेटोरियल एक्सिस पर 2 की जगह 2 E प्लस क्यू का मान आपने लिखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा, जिसको समीकरण नंबर 4 माना। अब हम बात करते हैं cos थीटा कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां हम देखेंगे त्रिभुज OAP से, त्रिभुज OAP लीजिए या OPP, डिपेंड करता है कौन सा लेते हैं। AP हमने ज्ञात किया था, तो AP का मान अभी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, इसी प्रकार BP का मान भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है। तो यहाँ cos थीटा ज्ञात करना है, तो cos थीटा के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। ये हम पढ़ते आए हैं लाल बटे कक्का, ए आधार के कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां से cos थीटा का मान लिखेंगे आधार, आधार क्या है OA आधार, तो यहां लिखा आपने OA। कर्ण क्या है AP, तो यहां हमने मान लिखा cos थीटा बराबर OA का मान है A और AP का मान है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, जिसका मान हम किस में रख देंगे समीकरण 4। समीकरण 4 में जब हम इसका मान रखेंगे तो हमारे को E इक्वेटोरियल एक्सिस अर्थात विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता मिलेगी। तो देखिए E इक्वेटोरियल एक्सिस पर 2 k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू आपने पुट की a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर में 1/2। E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू, यहां से आप देखेंगे इसको तो आपने लिखा k q, 2 को a से गुना करा के लिख दिया 2a। यहां हम देखेंगे कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहां आप लिखोगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 एंड हाफ, जिसको लिख सकते हैं हम 3/2। चूंकि r a की तुलना में बड़ी है, अतः a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, तो a स्क्वायर का ऑलमोस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अतः E इक्वेटोरियल के Q इंटू 2a को हम लिखते हैं P बटे ये a क्या है 0 हो गया, तो यहां बचा r स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो जो E इक्वेटोरियल आया वो कितना आया kp अपॉन r क्यूब। समीकरण नंबर 5 यहां पर आप लिख सकते हैं Q इंटू 2a P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो समीकरण 5 से हमने देखा कि जो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अर्थात P बिंदु पर जो कि निरक्ष पर स्थित है, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 2kp/r³, जो कि अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु से आती है। क्यों? क्योंकि अक्षीय रेखा पर हमारे को मिली थी 2kp/r³, जबकि इक्वेटोरियल एक्सिस
निरक्ष पर मिले 2kp/r³। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि Q1 हमारे पास 10 माइक्रोकूलम है और Q2 हमारे पास -10 माइक्रोकूलम। ये हमने बात कर ली। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a। ये हम डिसाइड कर लेते हैं। ये हम सोच रहे थे कितनी है, ये हमने मान ली कि ये दूरी है लगभग 4 सेंटीमीटर। और मध्य बिंदु O से R दूरी, अर्थात ये जो हम R लेंगे, जो हमने चित्र में OP माना था, इसको हम लगभग मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। 2a को आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर और इसको मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दो आवेश Q1 में Q2 है, एक +10 माइक्रोकूलम का है, एक -10 माइक्रोकूलम का है। तो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इसके मध्य बिंदु O से 5 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर सूत्र देखेंगे E इक्वेटोरियल। क्या सूत्र लिखाया था मैंने? Kp/r³। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। P क्या होता है? Q × 2a/r³। यहाँ देखिए 9 × 10⁹ Q किसी भी एक आवेश का परिमाण। तो यहाँ दोनों ही 10 है, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 10 × 10⁻⁶ कूलम। तो यहाँ आपको लिखा 10 × 10⁻⁶। 2a दोनों आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 3 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ लिख दिया आपने 3 × 10⁻² मीटर। R कितना है? 5 सेंटीमीटर को हम लिखते हैं 5 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 × 10⁻² का क्यूब। अब इसको सोल्व करें। इसको देखिए यहाँ से 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁶ 3 × 10⁻²। इसको 5 टाइम्स ओपन कीजिए तो 5 × 5 × 5 और 10⁻² को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶। देखिए 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई है 9 3 27 × 10⁻⁹ 10⁻10 कितना? 10⁻10 में से -2 होगा तो 10⁻8 अपॉन 5 × 5 × 5। अब इसको हम इजी वे में सोल्व करें तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं 10 × 10 × 10 × 10⁻³ निकल गई तो यहाँ बच गई 5 बटे 5 × 5 × 5। 5 × 5 5 × 10 5 × 10 5 × 10। तो यहाँ हम 27 × 2 × 4 4 × 8 × 10⁵। तो यहाँ उसको गुणा करेंगे, 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 को 7 तो 56 का 6 हासिल की 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216 गुणा 10⁵5। ये आपने ज्ञात कर लिया क्या? E इक्वेटोरियल। इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र या विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बला घूम, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
चलिए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं। ये हमारे विद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, वही जिसका मध्य बिंदु O है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु है तो इसको A ले लिया, इसको हमने A माना। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा था। B बिंदु पर प्लस Q आवेश है, जबकि A बिंदु पर माइनस Q आवेश है। तो B बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल F + QE। इसी प्रकार A बिंदु पर माइनस Q आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल F - Q = -QE। अगर ये दोनों आवेश या ये विद्युत द्विध्रुव एक सीधी रेखा में रखा है तो F + Q + F - Q = 0। कैसे होगा? F + Q का मान आप देखेंगे QE है, प्लस यहाँ माइनस है तो -QE = 0, अर्थात QE में से QE गया तो 0। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ये लीनियर हो, अर्थात रैखिक दिशा में हो। लेकिन यदि ये एक कोण पर हो, अर्थात ये घूर्णन गति करता हो, तो यहाँ एक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है जो कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने का कार्य करता है। तो यहाँ हम बलाघूर्ण लिखेंगे, बलाघूर्ण बराबर ये क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव की लंबवत दिशा में लगने वाला बल। तो हम यहाँ लिखेंगे बल गुना लंबवत दूरी। इस बिंदु को आपने कुछ भी मान लिया, जैसे A B है, इसको आपने C मान लिया। यहाँ पर बलाघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, बल F, लंबवत दूरी। अब आप लंबवत दूरी की हम बात करेंगे तो लंबवत दूरी क्या है? CB। अब ये थीटा कोण पर है तो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, यहां से त्रिभुज CAB से साइन थीटा कैलकुलेट करें तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? CB। कर्ण क्या है? AB। यहां एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा क्यों लिया? हम cos थीटा भी ले सकते थे। देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कर्ण दे रखा है और लंब ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कौन सा फंक्शन होता है जो कि इजी वे में आ जाए। तो हमें पता है sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, इसलिए हमने यहाँ sin थीटा यूज किया। sin थीटा CB की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जबकि AB की वैल्यू हमें दे रखी है 2a। तो यहाँ से CB की वैल्यू क्या है? 2a sin थीटा। इसको आप ले समीकरण नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बलाघूर्ण F यहां हम देखेंगे QE डॉट CB की वैल्यू है 2a sin थीटा। यहां हम आगे देखेंगे Q into 2a को हम लिखते हैं PE sin थीटा। ये क्यों आया? क्योंकि Q into 2a विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये तो सिंपल फॉर्म में हो गया। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में हमें पता है टॉ वेक्टर P, यहाँ sin थीटा है, sin थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरह। तो ये है टॉ बराबर PE sin थीटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। इसके कुछ स्पेशल केस चलते हैं। फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0।
थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये जो कोण बन रहा है बिल्कुल 0 डिग्री पर है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव रखा है वो लीनियर है। अतः साइन थीटा, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो बराबर आपको कितना मिलेगा 0। दूसरा स्पेशल केस हम पढ़ते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, मतलब ये लंबवत रखा हो, तो साइन 90 1 होता है, साइन 90 1 होता है। अतः तो बराबर आपको मिलेगा पीई मैक्सिमम। इसी तरह यहां थीटा के मान रखेंगे, अगर हम यहां थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये pe/2 हो जाएगा। अगर 45 रखते हैं तो 1/√2, तो pe/√2 होता है। इस प्रकार से ये वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे बलागुण का मान भी चेंज होता रहेगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण। तो आज हमने डिस्कस किया विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी डेरिवेशन पढ़ी हमने, एक न्यूमेरिकल देखा। देन आफ्टर हम पढ़ते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण जो कि प्राप्त होता है तो बराबर पी sin थीटा। अगर थीटा बराबर 0 है तो इसका मतलब बलागुण 0 होगा, लंबवत दिशा में कोई बल नहीं लगेगा। और यदि थीटा 90 है मतलब बलागुण का मान अधिकतम प्राप्त होगा पीई। थैंक यू।